हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम कवर करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स की जो आपकी बुक है नंबर थ्योरी वाली। यानी कि आपके दो पेपर होंगे, जैसे कि आप सभी को पता है। फर्स्ट पेपर में तो आपका ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा वाली बुक्स आएंगी, और सेकेंड पेपर जो है वो आप सभी का चॉइस में, यानी कि तीन आपके पास में पेयर थे, उनमें से कोई सा भी पेयर आपने जो भी चूज किया उनमें से ये फर्स्ट था नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी वाला। तो गेम थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए थे। नंबर थ्योरी के मैंने मना किया था, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि दी नंबर थ्योरी के भी करा दीजिए। तो इसलिए कुछ सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं, क्योंकि नंबर थ्योरी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना ही तो वो बुक में दिए हुए हैं, और जिस भी यूनिवर्सिटी का मैं आपको पढ़ाती हूँ मेनली सीजीएस यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं हुए, नहीं आए एग्जाम्स में, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर हुआ है। तो इसलिए जिस भी यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं उनके लिए ये थोड़े बेनिफिट हो जाएगा आप सभी के लिए। अगर आपने कंप्लीट सिलेबस अपना पढ़ा हुआ है तो पहले एक बार उसका रिवाइज करना। जब आप उसका रिवीजन कर लो अच्छे से, तो उसके बाद में आपको ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको इस वाली वीडियो में कराने वाली हूँ, अप्रोक्सीमेट 50 to 70 के आसपास हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और अपना रिवीजन अच्छे से कर लेते हो तो 110% आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, जितने क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और बाकी जितना भी आपको करा दिया उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। आपको लर्न क्या क्या करना है, रिवीजन क्या क्या करना है, एक बार वो सुन लीजिए। जितने भी थ्योरम्स हैं उन सभी के स्टेटमेंट, ठीक है, जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सभी के स्टेटमेंट, कोई भी प्रॉपरली डेफिनेशन है, डेफिनेशन, हर एक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपको अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि सॉल्यूशन भी पूछ लेता है, डेफिनेशंस भी आपको गिवन होती है, 3 से 4 ऑप्शन आपको बना करके दे देगा और आपको बताना है कि कौन सा है ऑप्शन जो है वो सही है। तो डेफिनेशंस आपको सही सभी आनी चाहिए हर एक चीज की, और फॉर्मूले आपसे पूछ लेते हैं तो फॉर्मूले आपको सभी लर्न होने चाहिए, प्लस जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं, जैसे कि नेमिंग थ्योरम्स जो होती है, जैसे कि इस वाले में आपकी बुक में विल्सन थ्योरम हो गई, फर्मेट्स थ्योरम हो गई, यूलर्स थ्योरम हो गई। तो इस तरीके से जितनी भी नेमिंग थ्योरम्स है, अदरवाइज जितनी भी शॉर्ट में थ्योरम्स होती है, उन सभी के स्टेटमेंट आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए हैं मैंने, जिसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स वगैरह, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ अच्छे से इंक्लूड हो जाएगा। तो रिवीजन करने के बाद में इस वाली वीडियो को देख लेना सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, जो कि है थ्योरी ऑफ नंबर्स। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहा है, व्हाट डज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट। आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाली थ्योरम कराई थी, तो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सेकेंड ऑप्शन है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सच दैट A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, एंड R की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 0 से और लेस देन होगी B से। थर्ड ऑप्शन है देयर आर नो प्राइम नंबर्स, एंड फोर्थ है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B के लिए वहां पे एग्जिस्ट करेगा एक यूनिक इंटीजर Q और R सच दैट A किसके इक्वल होगा, बी क्यू प्लस आर के, और R की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे अगर आपको पता ही है Q क्या होता है हमारा क्वोशिएंट होता है, R क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो जो रिमाइंडर होता है यानी कि जो शेषफल होता है उसकी वैल्यू देखो या तो 0 होती है, या 0 से कैसी होती है, बड़ी होती है, लेकिन ऑलवेज बी से कैसी होती है, छोटी। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही क्या होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एंड देखिएगा जितने भी सॉल्विंग क्वेश्चन है वो सभी मैं अब आपको दोबारा से नहीं कराऊंगी, जब आप रिविजन करोगे तब आपको वो सभी चीजें अपनी अच्छे से क्लियर कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन उसका आंसर मिलेगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड क्वेश्चन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and 3 there exist unique integers q and r such that a is equals to 3q plus r where r must satisfy। यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। बिग बात बताइए, रिमाइंडर आपको बताया मैंने अभी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे क्या कहते हैं कि r की जो वैल्यू है, r क्या होता है यहाँ पे रिमाइंडर, तो इसकी वैल्यू है तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, ऑल्सो b से कैसी होगी, छोटी। अब यहाँ पे b क्या है, 3 है, तो यानी कि r की वैल्यू 0 से या तो बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, और 3 से कैसी होगी, छोटी। बाकी सभी ऑप्शंस में देखिए r की वैल्यू 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये वाली चीज देख करके इस पे आप अपना करेक्ट कर दोगे
और सर्कल को सेकंड वाले ऑप्शन पे फिल कर दोगे, और फिर आपको बाद में ध्यान आएगा कि अरे वो तो लेस देन इक्वल्स टू था, तो इस चक्कर में आप क्या कर देते हो, गलतियां कर देते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, इफ बी इज इक्वल्स टू 5 देन विच इज नॉट द वैल्यू ऑफ आर। यदि कोई भी आपके पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो यदि बी किसके इक्वल है, 5 के, तो सीधी सी बात इन्होंने पूछा कि आर की जो वैल्यू है वो क्या नहीं होगी। आर किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से इक्वल, लेकिन बी से कैसा होगा, छोटा। अब बी की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब आर की वैल्यू 5 से कैसी होगी, छोटी होगी, यानी 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी, लेकिन बी के इक्वल नहीं होती है। तो यानी कि 5 हमारा नहीं होगा, इसीलिए फोर्थ जो ऑप्शन है यानी कि 5 वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि आर की वैल्यू क्या नहीं होगी, तो 5 नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ये आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना है कि किसी भी ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म का होता है, 8³ + 1 की फॉर्म का होता है। ये यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, ये यहाँ पे साइन दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू मान सकते हो आप एक तरीके से, ठीक है, कुछ भी मान लेना कि कोई भी ऑड इंटीजर का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो किस फॉर्म का होता है, 8³ + 1 की फॉर्म का होता है। फिर नेक्स्ट है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप क्यूब करोगे तो वो किस फॉर्म का होगा, 9m, 9m + 1, 3m + 8, इन सभी टर्म की फॉर्म का होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब लेते हो तो वो हमारा किस फॉर्म का होगा, 9m + 1, 9m + 8 की फॉर्म का होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ये सभी जो है ना, ये दोनों थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय, यानी कि किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल होगा, किससे, 4 से, 5 से, 6 से या 8 से। ये सभी थ्योरम के स्टेटमेंट्स मैंने आपको प्रूफ कराए हुए हैं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा डिफरेंट सा दिया है, आपका क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सभी बुक से हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट है जिसमें कि मैंने आपको 6 या फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्रूफ कराया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव वालों को तो डायरेक्टली कि किन्हीं भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट है, 3⁻2n + 2 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाय। ये आपको सॉल्व करके देखना होगा कि ये 5 से डिविजिबल है, 86 से डिविजिबल है, 64 से डिविजिबल है, या इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 64 से। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करके ये देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कराया हुआ है वैसे मैंने। नेक्स्ट है, इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड इफ x - y इज इवन, यदि x - y कैसा है, इवन है, देन x² - y² इज डिविजिबल बाय। तब x² - y² किससे डिविजिबल होगा, 4 से, 3 से, 6 से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको जो है सोल्व करके देखने पड़ेंगे किससे डिविजिबल है और किससे डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ GCD ऑफ A, B इज इक्वल्स टू 1 फॉर एनी 2 इंटीजर्स A एंड B, देन A एंड B आर। यदि कोई भी आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं A और B और उनका GCD क्या आ रहा है, 1। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो कोई भी 2 इंटीजर हैं A, B, उनका GCD अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि A और B कैसे हैं, को प्राइम कह सकते हो, या फिर आप उनको रिलेटिवली प्राइम कहते हो, क्योंकि हमें पता है कि भी 2 इंटीजर्स का GCD अगर क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, तो उनको हम को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं। सो बोथ A एंड B, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हल्का सा करेक्शन है, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, डिवाइड्स का नहीं, डिवाइड का साइन है ये। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपके पास में 2 इंटीजर हैं A, B, उनका GCD यदि D है तो वो A और B जो है वो को प्राइम कब होंगे, यदि A B क्या हो रहा हो, D से डिविजिबल हो रहा हो और B भी D से डिविजिबल हो रहा हो तब, ठीक है, यानी कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा हो। फिर नेक्स्ट है, फॉर एनी इंटीजर्स A एंड B द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स
ए बी इज इक्वल्स टू, यानी कि यदि आपके पास में कोई भी दो इंटीजर्स हैं ए बी, तो उन इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है यानी कि ए बी, ये किसके इक्वल होगा। आपने ये थ्योरम पढ़ रखी होगी कि जो आपके यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ा होगा ले से गुना मैं से इज इक्वल्स टू किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, और इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई जीसीडी, यानी कि जो आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होते हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, किन्हीं भी दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर ए बी आपके पास में कोई भी दो इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एलसीएम और जीसीडी के प्रोडक्ट के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कंटेन इन 1000 फैक्टोरियल 1000, तो इसका आपको सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा, आंसर आएगा 164। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेट डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी एंड एन कोई भी एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो इफ सी इज डिविजिबल बाय डी एंड एक्स नॉट वाई नॉट इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन इन अ सेंस ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, देन ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर गिवन बाय। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, इसमें आपको फॉर्मूला बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिबोनाची सीक्वेंस इज ऑफ द फॉर्म। तो आपको याद रखना है फिबोनाची सीक्वेंस जो होती है वो किस फॉर्म की होती है, ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 की फॉर्म की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोफेंटाइन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। तो आपको 4 ऑप्शन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉल्व द डायोफेंटाइन इक्वेशन दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द डायोफेंटाइन इक्वेशन दिस इज। तो आपको इस डायोफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और आपका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो आपको देखना होगा चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर है प्राइम एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन, अ प्राइम नंबर इज एन इंटीजर पी इज ग्रेटर देन 1 विच हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर्स अदर देन। यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है, आप सभी को पता है प्राइम नंबर किसे कहते हैं हम, जिसके कोई भी डिवाइजर्स ना हो सिवाय दो के। कौन कौन से की, या तो उसका डिवाइजर यानी कि या तो वो 1 से डिवाइड होता हो या फिर अपने आप से डिवाइड होता हो। इसके अलावा यदि कोई भी नंबर, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो 1 होता है या वो अपने आप होता है, बाकी किसी भी अदर नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता है, तो उसको ये क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या है, विच हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर्स, यानी कि उसका कोई भी पॉजिटिव डिवाइजर नहीं होगा, किसके अलावा, 1 के और उसके खुद के अलावा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ पी इज अ प्राइम एंड ए बी इज डिविजिबल बाय पी, देन यदि पी कोई भी प्राइम है और ए बी कोई भी इंटीजर्स हैं वो डिविजिबल हैं किससे, पी से, तो इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो भी पी से डिविजिबल होना चाहिए और बी भी पी से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ए इज डिविजिबल बाय पी और बी इज डिविजिबल बाय पी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन इंटीजर एन कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल्स, कंपोजिट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर प्राइम्स। यानी कि कोई भी इंटीजर है n, उसको हम किसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म, यानी कि बहुत सारे प्राइम्स होते हैं, वो भी किस फॉर्म के, 4n+3 की फॉर्म के। ये जितनी भी ये थ्योरम्स के स्टेटमेंट चल रहे हैं तो आपको ये एज इट इज ध्यान रखने हैं। जो क्वेश्चन सोल्व करने का है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपको सोल्व करके देखना होगा, बाकी सभी आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स दैट। आपको याद रखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन इज ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यूनिकली। तो इसका स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एवरी ऑड नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 इज एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ये भी आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द प्राइम विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a to the power 7 - 1, यानी कि वो प्राइम जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किस फॉर्म में, टू द पावर 7 - 1 की फॉर्म में। भाई एक बात बताइए, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे ए की प्लेस पे अगर आप 2 पुट करते हो, 2 की पावर 7 सॉल्व करके कितना आएगा, 128 अप्रोक्स। 128 में से माइनस करोगे 1 तो 127 आएगा। ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसमें। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कॉन्ग्रुएंसेस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना होगा, आंसर आएगा 0। नेक्स्ट है अप्लाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम टू सॉल्व दिस, द कॉमन सॉल्यूशन इज। तो कॉमन सॉल्यूशन आएगा इन दोनों के लिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंस इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या एंटी सिमेट्रिक। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्ग्रुएंस सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव ये भी, लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, तो इसलिए यही क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज ऑफ द फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, ax कॉन्ग्रुएंट टू b mod m की फॉर्म का। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू इंटीजर्स s and t दैट आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू mod m आर सेड टू बी। यानी कि कोई भी दो इंटीजर्स हैं s और t जो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, मोड m के रिस्पेक्ट में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेट d इज इक्वल्स टू a, m देन द कॉन्ग्रुएंस ax congruent to b mod m has a solution if and only if b is divisible by d। ये आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट है, एज इट इज याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी कराया हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 20 इज डिवाइडेड बाय 41। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखना है, आंसर्स लगे हुए हैं टिक, देख लेना, आपके मैच कर जाएंगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस दिस। तो आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, तो ये वाला भी आपको सॉल्व करके देखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपको सॉल्व करके देखना होगा, और इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपको सॉल्व करके देखना होगा। ये सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, मतलब कराए हुए हैं क्लास में, तो सभी का आपको रिवीजन करना है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए ऐसा नहीं होगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ मे बी इन्हीं में से क्वेश्चन लग जाए, या फिर इन केस हो सकता है कि क्वेश्चन में क्या हो सकता है, वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। अब एक ही टाइप की सारी क्वेश्चंस है, वो सभी तो मैं आपको कराऊंगी नहीं, क्योंकि फिर तो बुक है आपके पास में, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे 13x है और कोई अनदर क्वेश्चन है वहां पे, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 दे दिया, तो क्या आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब आपको एक टाइप का क्वेश्चन आ गया, फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इस टाइप के क्वेश्चन की। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है फर्मेट विल्सन्स एंड यूलर्स फैक्टराइजेशन। इसमें क्वेश्चन है लेट p बी अ प्राइम एंड p डज नॉट डिवाइड a, सो देन a टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ये जो स्टेटमेंट है किसका है, डिरिचलेट थ्योरम का है, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम का है, यूक्लिड्स थ्योरम का है, या विल्सन्स थ्योरम का। तो ये किसका स्टेटमेंट है, फर्मेट्स थ्योरम का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड p डज नॉट डिवाइड a, सो देन। यदि p कोई भी प्राइम नंबर है और p a को डिवाइड नहीं करता, तो इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, वही फर्मेट्स थ्योरम का स्टेटमेंट, जिसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो a टू द पावर p माइनस 1 है, तो इसको हम a टू द पावर p इंटू a टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। a टू द पावर माइनस 1 को आप अपोन में लेकर के आओगे तो एक ही फॉर्म में आएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो a टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod p। ऐसे लिख दो या ऐसे, दोनों ही फर्मेट्स थ्योरम के स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ a एंड b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाय फर्मेट्स लिटिल थ्योरम 2 टू द पावर p माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 2p सिंस दिस। तो इसमें चारों ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेट p इज अ प्राइम देन फैक्टोरियल p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod p इज अ स्टेटमेंट ऑफ। ये किसका स्टेटमेंट है, ये है विल्सन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 टू द पावर 11 इज डिविजिबल बाय 7। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करके देखना होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है अर्थमेटिक फंक्शंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टो एन इज, तो ये फॉर्मूले हैं टो एन के, सिग्मा एन के। टो एन क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स ऑफ एन। सिग्मा एन क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। तो ये आपको फॉर्मूले एज इट इज याद रखने हैं। ऑप्शंस आपको कई सारे बना करके वो दे देगा, लेकिन आपको प्रॉपर वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि टिक तो आपको वही करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ एन इज इक्वल्स टू दिस देन टो एन इज। ये भी आपका फॉर्मूला है, वैसे ये थ्योरम है, तो थ्योरम तो आपको नहीं करनी है, ना ही सब्जेक्टिव वालों को ना ही ऑब्जेक्टिव वालों को, लेकिन ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। सो देन टो एन किसके इक्वल होगा, a1 + 1 a2 + 1 टर्म्स कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगी, ak + 1 तक। चाहे तो आप इसके लिए सिग्मा एन वाला जो फॉर्मूला लिखा है उसको भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर n इज इक्वल्स टू 3000 द वैल्यू ऑफ टो एंड सिग्मा इज। यानी कि n की वैल्यू यदि 3000 है तो इसके लिए आपको टो और सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। तो टो सॉल्व करके आएगा 32 और सिग्मा आएगा 9360। कैसे निकालोगे भाई, आप 3000 के क्या करोगे, फैक्टर्स करोगे। तो जो फैक्टर्स की वैल्यू नंबर्स होंगे, यानी कि कितने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स आ रहे हैं, तो वो किसकी वैल्यू होगी, टो की वैल्यू होगी। और उन सभी का जब आप सम करोगे तो वो किसकी वैल्यू आएगी आपके पास में,
सिग्मा की वैल्यू आएगी, अभी फॉर्मूला भी लिखाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलर फाई फंक्शन ऑफ अ प्राइम नंबर p इन अ सेंस फाई ऑफ p इज इक्वल्स टू, किस फॉर्म का होता है यूलर फाई फंक्शन, p माइनस 1 की फॉर्म का। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ p इज अ प्राइम एंड k इज ग्रेटर देन 0 देन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसको 5p टू द पावर k को आप इस फॉर्म का भी लिख सकते हो और इस फॉर्म का भी। सो ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ अल्फा इज एन ऑड इंटीजर देन, यदि अल्फा कोई भी ऑड इंटीजर है देन आपको ध्यान रखना है कि फाई टू एन किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ एन के इक्वल होगा। ये भी आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट भी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ एन कोई भी एक पॉजिटिव कंपोजिट नंबर है सो फाई ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस रूट एन होगा। नेक्स्ट है यूलर्स थ्योरम स्टेट दैट्स, यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ ए एंड एन इज ग्रेटर देन 0 आर इंटीजर सच दैट GCD of a comma n is equals to 1 then a to the power phi n is congruent to 1 mod n। तो स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द अर्थमेटिक फंक्शंस टो एंड सिग्मा आर कैसे होते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव। मोबियस फंक्शन भी कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव। तो ये सभी आपको एज इट इज स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रिमिटिव रूट। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको ऑर्डर निकालना है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 5 इज, ऑर्डर ऑफ 3 मॉडुलो 5 इज। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने खास ज़्यादा नहीं आते हैं, तो सिर्फ इस टाइप का अगर आएगा तो आ जाएगा, देख लेना सॉल्यूशन करके। फिर नेक्स्ट आता है चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। तो इसमें फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस दिस इज, तो आपको सॉल्व करके देखना होगा। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस कहोगे, यानी कि कोई भी कॉन्ग्रुएंस जो कि किस फॉर्म का होगा, एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड बी की फॉर्म का, उसको आप बोलते हो क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस दिस इज, तो ये भी आपको सॉल्व करके देखना होगा। नेक्स्ट है इफ p इज एन ऑड प्राइम and a be an integer such that GCD of a comma b is equals to 1 then a is congruent to b mod p implies that, से कौन सा सही होगा, a upon p is equals to b upon p। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ p is an odd prime a be an integer such that GCD of a comma p is equals to 1 and m is number of integers in the set this then according to Gauss lemma, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, a upon p किसके इक्वल होगा, -1 टू द पावर m की फॉर्म का। ये गॉस लेमा थ्योरम का स्टेटमेंट है कंप्लीट, तो आपको ये ध्यान रखना है। लास्ट चैप्टर देखिएगा, लास्ट चैप्टर है डायफंटाइन इक्वेशंस, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर इज ऑफ द फॉर्म। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है। आज आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि परफेक्ट नंबर आखिर होता क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मर्सेनरी प्राइम्स इज ऑफ द फॉर्म, मर्सेनरी प्राइम्स जो होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, एम के इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर k माइनस 1 वेयर k इज ग्रेटर देन 1। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉर्मेट नंबर इज ऑफ द फॉर्म, फॉर्मेट नंबर जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, तो एफ एन इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 की पावर n प्लस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट द नंबर ऑफ प्राइम्स इज, जो नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट या यूनिक। तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेट a एंड b बी टू इंटीजर्स ऑफ ऑपोजिट पैरिटी सच दैट a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0 एंड GCD ऑफ a, b इज इक्वल्स टू 1 देन दिस इज प्रिमिटिव सॉल्यूशन ऑफ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सो ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपकी थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन, ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपको एज इट इज याद रखना है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 541 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि 541 को सम ऑफ 2 स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो भी किस फॉर्म का होगा आपका, आपको देखना होगा सॉल्व करके। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर आएगा, तो इसको आपको सॉल्व करके देखना होगा खुद से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि कोई भी इंटीजर जो कि किस फॉर्म का होगा, 4n प्लस 3 की फॉर्म का होगा, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कैसे, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, किन्हीं भी 2 स्क्वायर्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर है, तो इसी के साथ में सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं।
सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वाली जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड कराई है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपने से जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।